दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू आवर चैनल श्रीवास्तव क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारी पॉलिटिकल साइंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें गाइज हमारी 8 यूनिट्स हैं और आज हम करेंगे हमारी यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड नेचर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच मीन्स डीलिंग विद अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। अप्रोच का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन से या किसी भी प्रॉब्लम से, कोई भी मुश्किल है उससे हम किस तरीके से डील करते हैं, कि उसको हम किस तरीके से देखते हैं, क्या दृष्टिकोण है हमारा उस चीज़ को देखने का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अप्रोच मीन्स अ पॉइंट व्यू, वे ऑफ सीइंग और एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग। अप्रोच का मतलब होता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस चीज़ का। जैसे कोई भी चीज़ है पॉलिटिकल से रिलेटेड तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और उसको देखने का तरीका क्या है, वे ऑफ सीइंग क्या है, एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग क्या है कि उसके बारे में किस तरीके से सोच रहे हैं, ये चीज़। एन अप्रोच इज़ अ वे ऑफ एनालाइजिंग अ सिंगल सब्जेक्ट। अप्रोच एक तरीका है किसी भी सब्जेक्ट को एनालाइज करने का, उसका विश्लेषण करने का, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस बताने का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन फैक्ट द यूज ऑफ एन अप्रोच इंक्रीज द इम्पोर्टेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनालाइज एज वेल एज डिसिप्लिन। जो अप्रोच है ना वो बढ़ाती है इम्पोर्टेंस, बढ़ाती है रिलायबिलिटी को। जो रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, कि उस पर कितना ट्रस्ट है एक तरीके से वो, और साथ ही साथ डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर हम किसी भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वहाँ पे देख रहे हैं कितनी रिलायबिलिटी है, कितना डिसिप्लिन है, कि कितना वहाँ पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स लिटरली मीन्स द पॉलिसी ऑफ गवर्निंग। पॉलिटिक्स का लिटरली मतलब कि आसान मतलब हम देखें तो पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि द पॉलिसी ऑफ गवर्निंग, नीति का शासन, यानी कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं ना लोगों के काम के लिए, उनके अच्छे वेलफेयर के लिए, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, पॉलिटिक्स के अंदर आता है जो सब, वो है हमारा पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इज एन इनविटेबल प्रोसेस। जो पॉलिटिक है ना वो हमारा इनविटेबल प्रोसेस है, यानी कि उसका होना बहुत ज़रूरी है, वो अनिवार्य है, वो होगा ही, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिक्स इन एंशिएंट टाइम हैज बीन सीन एज फिलोसफी, हिस्ट्री एंड लॉ। जो पॉलिटिक्स है ना वो एंशिएंट टाइम पर, पुराने टाइम पर देखी गई है फिलोसफी, यानी कि जो हम नेचर जो हमारा है उसके जो भी आसपास की जो भी चीज़ें हैं, हम उसकी जो हमें नॉलेज मिलती है उसे हम फिलोसफी कहते हैं। हिस्ट्री यानी कि जो पास्ट है, लॉ यानी कि कानून। इन चीज़ों के बेस पर जो है उसे पॉलिटिक्स को देखा गया है, इन सबसे लिंक करके। बट ओवर टाइम डिफरेंट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स एमर्ज। एमर्ज यानी कि उदय, यानी कि पॉलिटिक्स का जो उदय हुआ है, जब वो उभर कर आई है किस तरीके से, जब पॉलिटिक्स आई है तो उसका हमें पता चलता है समय के साथ में, जब हमने पॉलिटिक्स को और अच्छे से समझा है, जब अप्रोचेज आई हैं, जब डिफरेंट अप्रोचेस आई हैं, उसकी वजह से हमें पॉलिटिक्स के बारे में और अच्छे से पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन पॉलिटिक्स। द स्टडी approach of Indian politics is divided into 3 categories। जो अप्रोच की स्टडी है, जब हम अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि इंडियन पॉलिटिक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, 3 पार्ट करे हैं उसके। फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल पारंपरिक। मॉडर्न है हमारा सेकंड, आधुनिक। थर्ड है हमारा कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन। अब आगे हम इसकी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेडिशनल यानी कि ट्रेडिशन जो काफी टाइम पहले से चला आ रहा होता है, पारंपरिक दृष्टिकोण, जो कि परंपरा है एक तरीके से। इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा द ट्रेडिशनल अप्रोच इज कॉल्ड वैल्यू लेडन। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसे वैल्यू लेडन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस अप्रोच हैज हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एडेप्ट कैरेक्टर्स। ये जो हमारी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें हमारा आता है हिस्टोरिकल, यानी कि जो हमारा पास्ट है, जो हमारा इतिहास है वो आता है। फिलोसफिकल,
यानी कि जो भी आपको बताया था मैंने फिलॉसफी, जो हमारे नेचर से जो हमें नॉलेज मिलती है वो सारी चीज़ें आती हैं फिलोसफिकल में। डिस्क्रिप्टिव यानी कि उसका पूरा वर्णात्मक रूप दे रखा है, कि डिस्क्रिप्टिव उसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एंड अडेप्ट करेक्टर्स, अडेप्ट यानी कि निपुण, अडेप्ट बोलेंगे हम उसमें जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी जिस चीज़ में वो सही है उस चीज़ को हम बोलेंगे अडेप्ट करेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल अप्रोचेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, उसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं, मतलब जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच को डिवाइड कर दिया, उसमें कुछ कैटेगरीज दे दी गई हैं जिससे हम ट्रेडिशनल अप्रोच को और अच्छे से जान सकें। लाइक वो है फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल अप्रोचेस। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी मॉडर्न अप्रोच, यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण। मॉडर्न से पता चल रहा है कि जो न्यू है, जो प्रेजेंट में है, वो मॉडर्न अप्रोच हो गई। फर्स्ट पॉइंट है इसका, मॉडर्न इज नोन टू बी वैल्यू फ्री। मॉडर्न को वैल्यू फ्री के नाम से भी जाना जाता है। दीज अप्रोचेज आर एम्पेरिकल इन नेचर। ये जो अप्रोचेज है, मॉडर्न अप्रोच है, ये नेचर के एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल यानी कि अनुभवजन्य, यानी कि जो नेचर है उससे जो भी अडेप्ट किया है, जो भी वो अनुभव है, वो इस मॉडर्न अप्रोच में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडर्न अप्रोच। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कुछ कैटेगरीज आ गई थी, वैसे ही मॉडर्न अप्रोच में भी हमारी कुछ कैटेगरीज आती हैं। सोशोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल में ऐसे ही पता चल रहा है, सोशो यानी कि सोशल वर्क, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, ही कुछ अप्रोचेस थी जो हमारी मॉडर्न अप्रोच के अंदर थी। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी अप्रोच। फर्स्ट पॉइंट है इसका, पावर, बिहेवियर सिस्टम, स्ट्रक्चरल, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन अप्रोचेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कंटेम्प्रेरी अप्रोच। और अगर हम कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जो चीज़ एग्जिस्ट करती है इस टाइम पर और जिस टाइम पर वो चीज़ बनी थी। लाइक अगर हम पास्ट से थोड़ा सा लिंक करते हैं तो उस टाइम पर जैसे कोई आर्ट है, ठीक है, वो आर्ट जिस टाइम पीरियड की है उसी टाइम पीरियड पे उस आर्ट को जिसने बनाया है वो भी हो, ठीक है, वो होगा हमारा कंटेम्प्रेरी। तो यहाँ पे ये है पर लेकिन जो कंटेम्प्रेरी होता है ना वो थोड़ा प्रेजेंट में ही होता है, वो इतना पास्ट, वो प्रेजेंट और फ्यूचर और रीसेंट टाइम से रिलेटेड होता है कंटेम्प्रेरी। इसमें आता है हमारा पावर, जो भी उस पावर व्यूज होती है। बिहेवियर, कि किस तरीके से बिहेवियर है लोगों का। सिस्टम, सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। स्ट्रक्चरल, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन अप्रोच। ये सारी जो कैटेगरीज है ये हमारी कंटेम्प्रेरी अप्रोच में आती है। अब है हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच। इसमें नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री, तो ये हमारा पास्ट से रिलेटेड, पास्ट या से रिलेटेड होगा। जिसका फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ऑब्वियस सी बात है, जब ये हम ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे थे तो उसकी कैटेगरी में हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिस्ट्री मीन्स फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड फैक्ट्स। हिस्ट्री जो है उसका मतलब ये है कि जो भी पास्ट में, जो भी पूर्व में, जो जितने भी इवेंट्स एंड फैक्ट्स हैं, जितनी भी घटनाएं घटी हैं और जो भी हमें फैक्ट्स मिलते हैं, लाइक किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमें कुछ भी डे टाइम कुछ भी पता चल रहा है, जो भी फैक्ट्स हैं उन सब का जो रिकॉर्ड है वो हिस्ट्री है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, history is not merely a record of past events and achievements, but of interpretations, observation and explanation made by historians. जो history है ना वो सिर्फ पास्ट इवेंट्स और अचीवमेंट्स, जो भी उपलब्धियां थी उस टाइम की, उसका रिकॉर्ड सिर्फ ये हिस्ट्री नहीं है, बट हिस्ट्री ये भी है कि इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या, उस टाइम पे जो भी उन चीज़ों की व्याख्या की गई, उन्हें एक्सप्लेन किया गया, ऑब्जर्व किया गया, कि देखा गया क्या है, कैसे हैं, एक्सप्लेनेशन, जो कुछ भी हिस्टोरियंस के, इतिहासकारों के द्वारा किया गया वो भी हमारा हिस्ट्री में आता है। नेक्स्ट हमारा, दे ऑल्सो अरेंज इवेंट्स क्रोनोलॉजी। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने इवेंट्स, जितनी भी घटनाएं घटी उनको एक क्रोनोलॉजी में किया, यानी कि उन्हें लाइन वाइज, एक तरीके से हम कहेंगे कि सिचुएशंस को लिखा, कि जैसे ये इस टाइम पर हुई थी, ये इस टाइम पर हुई थी, इस तरीके से। क्रोनोलॉजी मतलब कि क्रमबद्ध किया कि हाँ ये इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा
All these are considered suitable material for political scientist. R.C. Mazumdar, Ancient India, Jawaharlal Nehru, Discovery of India, रोमिला थापर, History of India. जितने भी हमें इवेंट्स फैक्ट्स मिलते हैं ना, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है, क्योंकि इसी की वजह से वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से है। वो हमें यहाँ पे कुछ नाम हैं जिन्होंने अपनी अपनी बुक्स में एक्सप्लेन किया है, जैसे कि हम आर.सी. मजूमदार ने एंशंट इंडिया में किया है, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, रोमिला थापर ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा those who support this view include Aristotle, Montesquieu, मार्क्स एंड हाइयल एक्सेट्रा। जो ये हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच है ना, इसके ना सपोर्ट में कुछ लोग थे, जिसमें हमारे अरिस्टोटल आते हैं, मॉन्टेस्क्यू आते हैं, मार्क्स, हाइयल और भी कुछ सपोर्टर्स हैं जिन्होंने इस अप्रोच को सपोर्ट किया था। नेक्स्ट है हमारा फिलोसफिकल अप्रोच। फिलोसफिकल अप्रोच मतलब, जैसे कि पहले भी मैंने आप सबको बताया कि फिलोसफिकल अप्रोच वो है जो फिलोसफिकल यानी कि जो हमारे जो नेचर है उससे जो नॉलेज गेन हो रही है उसकी स्टडी आती है फिलोसफिकल अप्रोच में। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रेडिशनल अप्रोच। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी है। द फिलोसफर इज कंसर्न विथ फिलोसफी। जो फिलोसफी की स्टडी करते हैं उन्हें फिलोसफर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा philosophy is the study of the principles underlying all knowledge and existence being। जो philosophy है ना, उसकी स्टडी में आती हैं जो भी चीज़ें आती हैं, लाइक जितनी भी नॉलेज है नेचर से रिलेटेड वो आती है, और एग्जिस्ट करती हैं जो भी चीज़ें नेचर में, वो सारी चीज़ें आती हैं फिलोसफी में। नेक्स्ट है हमारा फिलोसफी अप्रोच अटेम्प्ट्स टू फाइंड द ट्रुथ ऑफ पॉलिटिकल इंसिडेंट्स। फिलोसफी अप्रोच में ना जो पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हुए होते हैं, जितने भी घटना हुई होती है पॉलिटिकल से रिलेटेड, उसकी सच्चाई, उसका ट्रुथ, वो जानने का जो प्रयास किया जाता है वो फिलोसफी अप्रोच में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट एक्सप्लोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल राइटिंग्स और द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल वॉर। ये एक्सप्लोर करता है, ये ढूंढता है कि जो उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे पॉलिटिकल राइटिंग्स के, जो भी पॉलिटिकल राइटिंग्स लिखी गई थी और जो भी पॉलिटिकल वॉर्स हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, उसका क्या पर्पस था, क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, ये सारी चीज़ें वो ढूंढता है, एक्सप्लोर करता है फिलोसफिकल अप्रोच में। सपोर्टर ऑफ दिस व्यू आर प्लेटो, रूसो, मिल एंड ब्रेटली। जो इस व्यू है फिलोसफिकल अप्रोच है, इसके कुछ सपोर्टर्स थे प्लूटो, रूसो, मिल एंड ब्रेटली। नेक्स्ट हमारा द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस अप्रोच on the politics of India, which goes back to the ancient time of Kautilya, Manusmriti, Ved Vyas, Raja Ram Mohan Roy, Mahatma Gandhi, Vivekanand and Gokhale। इस अप्रोच का, फिलोसफिकल अप्रोच का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इंडियन पॉलिटिक्स में। अगर हम जैसे कि पीछे भी जाते हैं, एंशिएंट टाइम में जाते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं ना कि जो कौटिल्य है, मनुस्मृति, वेद व्यास, ये लोग थे ना, इन लोगों ने भी उस टाइम पर फिलोसफिकल अप्रोच को सपोर्ट किया था। जैसे इस टाइम पे हमें मिल, ब्रेटली, ये लोग हमें सपोर्ट करा था इन लोगों ने फिलोसफिकल अप्रोच को, उसी तरीके से एंशिएंट टाइम में इन लोगों ने फिलोसफिकल अप्रोच को सपोर्ट किया था। अब हम बात करते हैं हमारा साइकोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। साइकोलॉजिकल का मतलब हुआ रिलेटेड टू आर माइंड, मतलब जो हमारे माइंड से, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड। जैसे कि हिंदी में तो सिंपल देखने को ही मिला है मनोवैज्ञानिक, मन यानी कि माइंड, माइंड से, साइकोलॉजिकल यानी कि हमारे माइंड, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड जो था, वो थी ये अप्रोच। दिस इज अ मॉडर्न अप्रोच, ये एक मॉडर्न अप्रोच थी। पॉलिटिक्स एंड साइकोलॉजिकल हैव क्लोज रिलेशन। पॉलिटिक्स और साइकोलॉजिकल, इनका ना बहुत क्लोज रिलेशन था, ये बहुत पास थे एक दूसरे के। जैसे कि हम आगे देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट यूजुअली स्टडी द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि सिंगल पर्सन। जो साइकोलॉजिस्ट थे ना, साइकोलॉजिकल की जो स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। जो साइकोलॉजिस्ट थे वो स्टडी करते थे पॉलिटिकल बिहेवियर को, मतलब जो एक पर्सन है, लाइक कोई भी एक पर्सन है, उसके क्या व्यूज हैं पॉलिटिकल को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, उसका क्या बिहेवियर है उसकी तरफ। ठीक है, वो उसकी स्टडी करते थे, उसके बारे में जानते थे, लिखते थे, पढ़ते थे।
इट स्टडीज द बिहेवियर, एटीट्यूड एक्सेट्रा ऑफ द वोटर। इसमें भी वही चीज़ है कि जो वोटर होते हैं, जो मतदातागण होते हैं, जो मतदान करते हैं, जो वोट देते हैं, उनका क्या बिहेवियर है, उनका क्या एटीट्यूड है, इन सब के बारे में स्टडी करना हमारा साइकोलॉजिकल अप्रोच में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर इज द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स। जो बिहेवियर का जो आधार है, जो फाउंडेशन है कि वो किस बेस पर है, वो है साइकोलॉजी में, मतलब जो इसमें भी वही चीज़ कही गई है हमसे कि जो इंडिविजुअल है, जो सिंगल पर्सन है, उसके बिहेवियर को लेकर ही जो साइकोलॉजी है वो बनी है, उसके बेस पर ही है। ठीक है, उसके आधार पर है। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, यानी कि संस्थागत दृष्टिकोण। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, यानी कि इंस्टीट्यूट से हमें लग रहा है कि कोई होगा जो सोशल से रिलेटेड, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हुआ, यानी कि ठीक है। तो दिस इज अ कंटेम्प्रेरी अप्रोच, ये कंटेम्प्रेरी अप्रोच है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को ही स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्टीट्यूट इज अ नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड मशीनरी थ्रू विच ह्यूमन सोसाइटी फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स। इंस्टीट्यूट यानी कि जो भी हेल्प करें लोगों की, ठीक है, इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि अगर जैसे एक लोगों का ग्रुप है, ठीक है, अब हम उसे किस तरीके से कहेंगे, तो हम उसे इंस्टीट्यूट ही तो कहेंगे, यानी कि उस स्ट्रक्चर को हमने एक नाम दे दिया, वो दिया हमने इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ठीक है, विच ह्यूमन सोसाइटी, जो सोसाइटी है वो भी ह्यूमन से रिलेटेड है, यानी कि जो लोग हैं, जो समाज है वही तो है ना जो हेल्प करेगा दूसरे लोगों की। फुलफिल यानी कि भरना, जो भी ह्यूमन की नीड्स है, जो भी ज़रूरतें हैं, उन चीज़ को कंप्लीट करना, फुलफिल करना। यानी कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम ये कहेंगे कि जो ह्यूमन सोसाइटी है, लोग ही, कुछ लोग जिनके पास हैं सारी अपनी फुलफिल करने की, उन्होंने कर रखी हैं, वही लोग दूसरे जिन नीडी लोग जो हैं, जिन्हें ज़रूरत है, वो उनकी हेल्प करते हैं, फुलफिल ह्यूमन नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडर अंडर दिस वी कीप द फैमिली, द गवर्नमेंट एंड द स्टेट। इसके अंदर हम फैमिली यानी कि परिवार, द गवर्नमेंट यानी कि सरकार, द स्टेट यानी कि राज्य, इन चीज़ों को हम रखते हैं। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड लेजिस्लेचर आर आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस। ये भी एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में आते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो, प्रेशर एंड इंटरेस्ट ग्रुप। प्रेशर एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं, लाइक कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसने कुछ सोचा, वो उस बात को हर किसी तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है, तो उसने अपना एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप के सारे लोग उसकी बात से सहमत हैं। ठीक है, तो जो उसका वो ग्रुप बन गया ना, उसे ही हम कहेंगे प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप। लाइक अगर हमें सरकार से कुछ करवाना है, यानी कि कोई भी हमें दिक्कत है, तो हम अगर उस ग्रुप के थ्रू हम उनसे बात करेंगे ना, तो हमारी बात ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा जल्दी उन तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये वो ग्रुप्स होते हैं। एंड लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये इसके भी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा द एनालाइज ऑफ इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल अप्रोचेस कैन बी सीन इन द कंपोजिशन ऑफ मैनी स्कॉलर्स सच एज। जो एनालाइज किया गया है, जो इम्पोर्टेंट्स बताए गए हैं इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल अप्रोच की, उसके बेस पर कंपोजिशन यानी कि रचना की है कई विद्वान ज्ञानी, यानी कि स्कॉलर्स लोगों ने, जैसे कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बाय एन.डी. पेलमार, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अशोक चंदा, इंडियन पार्लियामेंट ए.बी. लाल, द इंडियन प्रेसिडेंट जे.आर. शिवाज, पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया बी.बी. जेना एक्सेट्रा। ऐसे ही कुछ और भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कंपोज किया है इसके बेस पे, इंस्टीट्यूट के बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम अप्रोच, यानी कि प्रणाली दृष्टिकोण, यानी कि सिस्टम, जो सिस्टम में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ। दिस इज अ कंटेम्प्रेरी अप्रोच, ये भी एक कंटेम्प्रेरी अप्रोच है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिस्टम एनालाइज इज कंसिडर्ड द लीडिंग मॉडल ऑफ पॉलिटिकल एनालाइज। जो सिस्टम एनालाइज है, जो हमने सिस्टम के इम्पोर्टेंस देखी, तो उसमें ये माना जाता है कि जो पॉलिटिकल एनालाइज है, जब हमने पॉलिटिकल को
उसका इम्पोर्टेंस उसके भी एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया, तो उससे जब हमें पता चला तो ये पता चलता है कि जो लीड है, जो इम्पोर्टेंट है, वो सिस्टम है। पॉलिटिकल में इम्पोर्टेंट सिस्टम को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डेविड ईस्टन वॉज द लीडिंग थिंकर ऑफ दिस अप्रोच। जो डेविड ईस्टन है ना, वो लीड थिंकर थे। लीड थिंकर यानी कि वो ही इसे आगे लेके आया है, वो ही इम्पोर्टेंट थिंकर थे जिन्होंने इसके बारे में सोचा, जो करा। ठीक है, तो वो इस अप्रोच को लेकर आए थे। डेविड ईस्टन हैज़ चूजन द पॉलिटिकल सिस्टम एज अ बेसिक यूनिट ऑफ एनालाइज। जो डेविड ईस्टन है ना, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को बेसिक यूनिट माना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ईस्टर्न होल्ड्स दैट ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बोथ ओपन एंड अडेप्टिव। जो ईस्टर्न है, उन्होंने ये कहा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो पूरा ओपन और एडेप्टिव है। एडेप्टिव यानी कि अनुकूल है, यानी कि सिमिलर है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके अगेंस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द पॉलिटिकल सिस्टम इज डिस्टिंग्विश यानी कि विशिष्ट फ्रॉम अदर सिस्टम विच कंस्टिट्यूट, गठन करना, कंस्टिट्यूट मतलब अ ब्रॉडली पॉलिटिकल प्रोसेस बाय द ऑफिशियल एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पर्पस, उस चीज़ को करने का क्या पर्पस है पर्टिकुलर, ऑफ वैल्यूज क्रिएटेड बाय द फॉर्मर। फॉर्मर यानी कि जो पास्ट के जितने भी पूर्व भूतपूर्व होते हैं ना, वो लाइक अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जो फॉर्मर जो पॉलिटिकल थिंकर्स जो हिस्टोरियंस हैं, वो उन्होंने क्या किया था, पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ वैल्यूज़ क्रिएट करी थी। ठीक है, उन्होंने कुछ वैल्यूज़ क्रिएट करी थी जिसका एक पर्टिकुलर पर्पस था। तो ये पर्टिकुलर पर्पस था जिसमें वैल्यूज़ क्रिएट की गई थी कॉमर्स के द्वारा। ये आता था हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ऑलमैंड लिस्टेड 3 फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम के ऑलमैंड जो हैं, उन्होंने 3 फीचर्स में इन्हें डिवाइड किया है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव, सेकंड है इंटरडिपेंडेंस, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। आगे हम थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं इसे। हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी कि इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। ये कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक सिस्टम है। लाइक कॉम्प्रिहेंसिव कहेंगे हम जो आसपास में जितना भी जो नेचर है ना, उससे जो हम इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल इंटरेक्शन। यानी कि जो भी नेचर है हमारा, उससे हमें जो नॉलेज गेन हो रही है, वो हम उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ रहे हैं, उसे लिंक कर रहे हैं, तभी तो वो चीज़ हो रही है ना। तो ये वो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। डिफरेंट सब ग्रुप्स यानी कि उपसमूह ऑफ द सिस्टम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इफ देयर as a change in one subgroup, then that change will be seen in all. Interdependence में आप देख सकते हैं डिपेंड दिखा रहा है कि किसी चीज़ पर डिपेंड। तो जब हम सब ग्रुप्स का मतलब होगा कि जैसे कोई एक ग्रुप है, ठीक है, हमने उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये कहलाएंगे, जो 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है ना, ये होंगे हमारे सब ग्रुप्स। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे सब ग्रुप्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने किसी एक को हमने डिवाइड कर दिया 4 में, तो वो तो लिंक करेंगे ना एक दूसरे से। तो डिफरेंट सब ग्रुप्स, जब सिस्टम में हम सब ग्रुप्स की बात करते हैं तो वो ना बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, लिंक है, ऑब्वियस सी बात है उसमें। तो जब किसी एक सब ग्रुप में चेंज आता है ना, तो ऑटोमेटिकली बाकियों में भी चेंज दिखने लगता है, क्योंकि अब वो लिंक है, डिपेंड है एक दूसरे पे। तो एक पे चेंज आएगा तो दूसरे में भी आएगा, तीसरे में भी आएगा, उससे जितने भी और सब ग्रुप्स होंगे उनमें भी चेंज दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। दिस इज ऑल दिस इज द पॉइंट ऑफ बिगनिंग एंड एंड ऑफ दिस सिस्टम। एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज यानी कि सीमाओं का अस्तित्व, उसका आधार, यानी कि बाउंड्रीज सीमाएं, कि हाँ आपको ये बाउंड्री है, इसे क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, तो जो सिस्टम है ना, उसकी एक बाउंड्री है जहाँ से वो स्टार्ट है, जहाँ पे वो एंड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, साइंसिज्म इज गुड इन द एंड बट डेविड ईस्टन सेड दैट क्रेजी क्रेज इज बैड विच शुड बी अवॉइडेड। जो साइंस है ना, साइंसिज्म विज्ञानवाद, वो गुड है, अच्छा है, लेकिन एंड में, इन दी एंड। इसलिए डेविड ईस्टन कहते हैं कि क्रेजी क्रेज इज बैड, बहुत ज़्यादा क्रेजी क्रेज भी बहुत बुरा है, इसलिए हमें इसे अवॉइड भी करना चाहिए साइंस। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी। बिहेवियरल अप्रोच से ही आपको लग रहा होगा बिहेवियर से लिंक करेगा ये हमारा, अगर आप लिंक करके देखो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो अ कंटेम्प्रेरी अप्रोच। ये हमारी कंटेम्प्रेरी अप्रोच है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द प्रैग्मेटिक अप्रोच फोकस ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर। प्रैग्मेटिक यानी कि व्यवहारिक, इसका पूरा फोकस था पॉलिटिकल बिहेवियर पर, कि लोगों का क्या बिहेवियर है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द रूट्स ऑफ बिहेवियरिज्म, अ बायोलॉजिस्ट लुडविग वॉन बेटर्निटी 1920, इट emphasizes द यूनिफिकेशन ऑफ द साइंस। यूनिफिकेशन यानी कि एकीकरण, एम्फेसिस यानी कि बल दिया था। जो लुडविग वॉन थे उन्होंने बहुत जोर दिया था साइंस के एकीकरण, उसको लिंक करते हुए उन्होंने बताया था साइंस को और बिहेवियर के, ह्यूमन बिहेवियर को लिंक करते हुए उन्होंने इसके बारे में बताया था और इस पर जोर दिया था। नेक्स्ट है हमारा इन दिस फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस द ओरिजिन यानी कि मूल of this approach can be traced to the writings of Graham Walls and Arthur Bentley। ग्राहम वॉल्स और अर्थर बेंटली की जो राइटिंग्स थी, जो उनकी बुक्स थी, ठीक है, उससे पता लगाया गया था पॉलिटिकल साइंस के ओरिजिन के बारे में, यानी कि उसके बेस, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में इनकी राइटिंग से हमें पता चला था। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स ई मरियम एंड जी कैटलिन इन 1920, ये दोनों 1920 में, हार्लॉट डी लेस वेसल इन 1930, इन्होंने जोर दिया था इस अप्रोच को लेके, स्ट्रेस यानी कि जोर दिया था इन्होंने इस बिहेवियर अप्रोच को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेविड ईस्टन लेड द फाउंडेशन ऑफ द बिहेवियरल मूवमेंट विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड एजम्पशंस। कुछ एजम्पशंस और ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर डेविड ईस्टन ने नींव रखी थी बिहेवियरल मूवमेंट की, ठीक है। तो कुछ हमारी ऑब्जेक्टिव्स और एजम्पशन थे। फर्स्ट था हमारा रेगुलाइज यानी कि डेली रेगुलर, वेरिफिकेशन यानी कि पुष्टि, टेक्निक्स क्या थी, किस तरीके से, क्वांटिफिकेशन कितनी क्वांटिटी में, वैल्यूज उसकी क्या वैल्यूज थी, सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस, इंटीग्रेशन, ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स और एजम्पशंस थे जो डेविड ईस्टन ने रखे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट स्टडीज द वर्क, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें ना स्टडी किया जाता है काम, एटीट्यूड के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में जो ह्यूमन बीइंग की है, एक इंसान की जो भी एक्सपेक्टेशन है, एटीट्यूड है, कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को लेकर उसकी जो भी एटीट्यूड रहा हो, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन हो, उसके बारे में स्टडी किया जाता है बिहेवियर अप्रोच में। तो गाइज हमने यहाँ पे अपने अप्रोचेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे नेचर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड गांधी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टेट इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस, मशहूर वर्ड है स्टेट यानी कि राज्य, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा until the 20th century the study of the state remained a important point in political science। 20वीं सेंचुरी तक जो स्टेट था वो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड था पॉलिटिकल साइंस का, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडर दिस स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम फैमिली, ट्राइब, नेशन एंड ऑल प्राइवेट एसोसिएशन एंड ग्रुप्स। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो राज्य है, जो स्टेट है ना, वो बहुत अलग था, बहुत डिफरेंट था। किससे? फैमिली से, परिवार से, ट्राइब यानी कि जनजाति, इनसे, नेशन से, ऑल प्राइवेट एसोसिएशन, जितने प्राइवेट एसोसिएशन यानी कि संघ जो होते हैं उन सब से, और ग्रुप्स जो होते हैं, लाइक हमने अभी 2 ग्रुप्स देखे थे पीछे, इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप, उन सब से, उन सारी चीज़ों से बहुत डिफरेंट है स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा सम स्कॉलर्स लाइक गार्डनर, जेटल, गिलक्रिस्ट एक्सेट्रा हैव सेड दैट पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद स्टेट। इन लोगों का ये कहना था कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना, वो शुरू भी स्टेट से होती है, वो ख़त्म भी स्टेट पर होती है, ठीक है। तो आगे है हमारा द स्टेट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। जो स्टेट है उसमें 4 एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हैं, उसके अंदर हैं पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, एरिया निश्चित क्षेत्र, जो वहाँ का पर्टिकुलर एरिया है उस राज्य का, गवर्नमेंट वहाँ की सरकार, सोवर्जिनिटी यानी कि संप्रभुता। तो सोवर्जिनिटी का मतलब मैं आपको यहाँ बता दूँ, सोवर्जिनिटी से मतलब है कोई अथॉरिटी, ठीक है। लाइक कोई स्टेट है, उसकी अथॉरिटी है जो वहाँ के लोगों पर रूल करती है, मतलब कि वहाँ पर गवर्नर है, उसको हम कहेंगे कि वहाँ की जो अथॉरिटी है उसे हम कहेंगे सोवर्जिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द मॉडर्न स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। जो मॉडर्न स्टेट है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिबरल डेमोक्रेटिक और टोटलिटेरियन, ठीक है। तो जो लिबरल डेमोक्रेटिक होता है हम वो पढ़ते हैं पहले। अंडर लिबरल डेमोक्रेसी पावर इज रिसीव्ड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें जो क्या होता है कि जो पावर होती है ना, वो लोगों के हाथ में होती है, हैंड्स ऑफ द पीपल।
बाय इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि जो इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन के द्वारा, मतलब इलेक्शन में जो भी खड़ा होता है, फिर हम उसे वोट देते हैं, फिर वो जीतता है, तो हम ये चीज़ लोगों के हाथ में ही होती है कि वो जिसे वोट देंगे वो जीतेगा। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लाइक इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि यहाँ पर वोट होता है, वोट डाला जाता है, इलेक्शन किए जाते हैं। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लिबरल डेमोक्रेटिक में ये है। और अगर हम यही बात करते हैं टोटलिटेरियन की, तो यहाँ पर ये है कि इन टोटलिटेरियन पावर द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ अ ग्रुप। टोटलिटेरियन में जो पावर होती है ना, वो एक ग्रुप के हाथ में होती है। जैसे लिबरल डेमोक्रेटिक में तो पावर थी जो लोगों के हाथ में थी, क्योंकि वो जिसे वोट देंगे वही जीतेगा। और जो यहाँ पर है टोटलिटेरियन में, वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के हाथ में होती है, हु यूज पावर थ्रू फोर्स एंड फ्रॉड। और वो उस पर, उस ग्रुप पर, उस पर्सन पर डिपेंड करते हैं कि वो पावर को कैसे यूज कर रहा है। उसको लोगों पर थोप भी सकता है, उन्हें फोर्स भी कर सकता है, और वो फ्रॉड भी कर सकता है उनके साथ। ठीक है। लिबरल का सेकंड पॉइंट है हमारा, द लिबरल सीज द डेमोक्रेटिक एज अ वेलफेयर स्टेट। जो लिबरल डेमोक्रेटी है ना, उससे जो स्टेट है ना, वो बहुत वेलफेयर है। वेलफेयर यानी कि बहुत समृद्ध है, खुश है। मतलब वहाँ पे जो लोग चाहते हैं उन्हीं के हिसाब से होता है, क्योंकि चूज तो लोगों ने ही करा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि द टोटलिटेरियन इज सीन एज अ डिक्टेटर। यहाँ पे जो टोटलिटेरियन में हम, हमें ये डिक्टेटर की तरह दिखता है, यानी कि तानाशाह। डिक्टेटर हो गया जो कोई पर्सन पब्लिक के द्वारा ना चुना गया हो, और पब्लिक के साथ फोर्स करता हो उन्हें उनकी अपनी बात मानने के लिए। लाइक कोई भी रूल है उसने निकाल दिया, बट पब्लिक नहीं चाहती थी, बट फिर भी उस पब्लिक को फोर्स हो रहा है कि उन्हें वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अप्रोच। मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। कई एफर्ट्स किए गए, कई वो एफर्ट्स किए गए कि पॉलिटिक्स को समझा जा सके इंडिया की। बट मेनली थ्री पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। लेकिन सिर्फ थ्री पर्सपेक्टिव्स हैं, तीन पर्सपेक्टिव्स हैं, तीन वेज हैं, जिसके जरिए जो इंडियन स्टेट है ना, इंडिया की जो स्टेट्स हैं उसको समझा जा सकता है, उनके नेचर को समझा जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट है हमारी लिबरल अप्रोच, सेकंड है हमारी मार्क्सिस्ट अप्रोच, थर्ड है गांधीयन अप्रोच। तो गाइज यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अब इन अप्रोचेस के बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप हमें हमारी सोशल साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं। लाइक आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें।